वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th SST PT3 का ये क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली सॉल्व और हम देखते हैं अब इसके पूरे के पूरे सोल्यूशन। तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट 1906। तो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर सेटअप किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर, अ फॉरेस्ट इन विच पीपल वर अलाउड टू स्टे ऑन अ कंडीशन ऑफ फ्री सर्विस। मतलब फॉरेस्ट में रहने दिया जाएगा और कंडीशन ये होगी कि उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसको विलेज फॉरेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में इज मोर कॉमनली नोन एज, उसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट मतलब जब बारिश आती है तब तो काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में लोकेटेड है। क्वेश्चन 5 है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का। क्वेश्चन 6 है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉल अंडर विच फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको MG नरेगा बोलते हैं, कब पास किया गया था? तो 2005 में किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेरोजगार अगर कोई है वो अपने को जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं, तो उनको 100 डेज ऑफ अश्योर्ड वर्क दिया जाएगा और काम नहीं दिया गया तो उसके पैसे दिए जाएंगे अगर काम नहीं दे पाए तो, और काम देंगे तो ऑब्वियसली पैसे दिए ही जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो विमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में आते हैं। क्वेश्चन 9 है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s वॉज एसोसिएटेड विद। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश का जो है एक तरह से किसने स्टार्ट किया था, किसकी मदद से स्टार्ट हुआ, तो उसका आप आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन सी फसलों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था? तो गेहूं पर और चावल पर, व्हीट एंड राइस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। तो फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं ना, PDS शॉप्स। नेक्स्ट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं? हमें पता है कि 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, एक को हम राज्यसभा कहते हैं और एक को हम लोग लोकसभा बोलते हैं। परमानेंट हाउस कौन सा होता है? परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, क्योंकि जो लोकसभा होती है वो तो हर 5 साल में भंग कर दी जाती है, मगर राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, उसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। अब ये ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है कि भाई अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं, यहाँ पे हिंदी में मनोनीत बोल दिया है। तो मनोनीत तो भाई देखो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को करते हैं, बट यहाँ पे अगर क्योंकि इन्होंने लोकसभा लिख करके पूछा है तो 2 ही इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हु रेगुलेट PDS। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में कौन रेगुलेट करता है? यहाँ पर कोई आंसर्स इन लोगों ने नहीं दिए हैं, तो हमें पता होना चाहिए FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरे मैनेज करते हैं, रेगुलेट करता है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? तो यहाँ पर ये जो येलो से मैंने मार्क किया है ये आंसर है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल ऑल टाइम, यानी कि जब भी इंसान को भूख लगे तो उसके पास खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, यानी कि उसके आसपास ही उसके पास मौजूद होना चाहिए, और अगर उसके पास मौजूद नहीं है तो अफोर्डेबल होना चाहिए खाना, मतलब वो खाने को खरीद सके। तो अगर ऐसा है तो भाई हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 2013 में, 2013 में एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आ गया है सेक्शन C। तो जो सेक्शन C है इसमें हम लोगों को बहुत ही शॉर्ट टाइप में देने आंसर, लेटेक्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम विच ट्री। तो देखो जो रबर ट्री होता है उससे लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 18 है, हु फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो डिएट्रिच ब्रांडिस, ये इन्होंने
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को फॉर्मुलेट किया था, बनाया था। राज्यसभा मनी बिल को कितने दिनों तक डिले कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक। क्वेश्चन नंबर 20 है हु क्रिएट बफर स्टॉक इन इंडिया? तो फिर से इसका आंसर FCI है। FCI ही सारा का सारा मतलब एक्स्ट्रा खाना जो है इकट्ठा करके रखता है, बफर स्टॉक क्रिएट करता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ बस्तर? तो बस्तर आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो यहाँ पर देखिए आंसर है In 1906, British put a stop on shifting cultivation, hunting and collection of forest produce which affected the people of Bastar. तो जो बस्तर के लोग थे वो जंगल से ही अपना खाना लिया करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। अंग्रेज़ों ने उनको जंगलों में ये सब करने से मना कर दिया, रोक लगा दी। Some of the villagers were allowed to stay in the reserved forest on the condition that they would cut and transport trees and protect the forest from fire for forest department for free. तो कुछ लोगों को जंगल में इन लोगों ने रहने दिया और कहा कि ठीक है तुम जंगल में रह सकते हो, मगर तुम्हें जंगलों में पेड़ काटने पड़ेंगे और फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में जो आग लगेगी उसको बचाना पड़ेगा और ये सब काम तुम्हें फ्री में करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें जंगल में रहने देंगे। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन। और बहुत सारे गाँव के लोगों को तो ऐसे ही निकाल दिया, ना ही उन्हें कुछ पैसे दिए गए और ना ही कुछ बताया गया उन्हें। विलेजेस हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड डिमांड फॉर फ्री लेबर बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। तो गाँव के लोगों से ज़बरदस्ती फ्री में काम कराया जा रहा था और या फिर उनसे बहुत ज़्यादा किराया लिया जा रहा था उनके खुद के लैंड पे रहने। सपोज करो अगर सरकार ना हो इस देश में और कोई बाहरी सरकार आ जाए, बाहर के लोग आ जाए, वो कब्जा कर ले और वो आपके खुद के घर पे आपके रहने के लिए आपसे कहे कि हमें रेंट दो, नहीं तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे या फिर घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनके पास ताकत है इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। पीपल प्रॉब्लम्स वर एडेड बाय द टेरेबल फेमाइन ऑफ 1889 से लेकर के 1900 तक, फिर आगे भी फेमाइन यानी कि भूखमरी फैल गई थी। ये कंडीशन थी भाई जिसकी वजह से बस्तर के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड? और इसके और में ऑप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो 3 ब्रांचेस हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो है वो अपने मेंबर, सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम होता है ना जज बनने का, फिर उसके बाद जो जुडिशरी है वो ही अपने कोलेजियम से आगे को जजेस चुनती है और उनका फिर आगे प्रमोशन होता जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, बट और किसी बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यही होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और वो लॉ के तहत काम करती है, ना कि किसी और जो नेताओं के कहने पर। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं ये देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 545 सीट होती हैं लोकसभा में। जो पार्टी मेजॉरिटी सीट की होती है उसके जो लीडर होते हैं ना वही हेड बन जाते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो पार्टी जीतती है उसके लीडर। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट किसी को भी मुँह उठा के अपनी मर्जी से नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, उनको जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी जो जीत करके आई है उनके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। बट व्हेन no party has a clear majority in the Lok Sabha, the president can exercise his personal discretion in the appointment of prime minister. अब भाई ऐसा हो जाए कि कोई पार्टी की मेजॉरिटी भी नहीं आई, तब उस केस में प्राइम मिनिस्टर उन्हीं पार्टी में से किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, जो जीता हुआ पर्सन है उसी को ही अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर थोड़े टाइम के लिए किसी और को भी कर दिया तो उस इंसान को किसी न किसी सीट पर जीत के आना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन? रूल ऑफ लॉ मीन का मतलब है भाई कानून की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। तो देख लेते हैं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन इज अबव द लॉ। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू अप्रोच द कोर्ट इन केस लॉज आर वायलेटेड। सिमिलरली एवरी सिटीजन कैन ऑल्सो बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग लॉज। तो हर कोई कानून के सामने समान है, कोई कानून तोड़ेगा तो उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी, चाहे कोई जाति, धर्म, लिंग या फिर अमीर गरीब, कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी के क्या कारण हैं? तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भाई देखो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं क्या, बहुत सारे हैं कि भाई देखो इतने सारे
स्टार्टिंग से देखते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब अंग्रेज आए हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ देश का, और इंडस्ट्रीज़ या जो सब भी थी उनको इनफैक्ट और ख़त्म कर दिया गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और रिसोर्सेज है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ नहीं है, ये भी एक पॉवर्टी का कारण है। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस सेरेमनीज, पुअर कम्युनिटी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट विच लीड्स टू पॉवर्टी। तो कई बार क्या होता है, रिलीजियस सेरेमनीज़ की वजह से, कई बार बीमारियों की वजह से जो घर की इनकम होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इनइक्वालिटी इन अर्निंग द इनकम ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो अ वाइड कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इनइक्वालिटी भी है बहुत ज़्यादा की, मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है, कोई काफ़ी कम कमा रहा है, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी। भाई बहुत अधिक जनसंख्या है, इसलिए सबको काम नहीं मिल पा रहा है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी अब काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। माइग्रेशन ऑफ क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड वर्कर्स टू अदर कंट्रीज़, इससे क्या हो रहा है, कंट्री की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है कि पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्टेज है, लोग बिज़नेस कम कर रहे हैं और नौकरियां ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, और डेली रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी महंगी होती जा रही हैं। तो ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लाइव्स ऑफ विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। किस तरीके से जो विलेजर्स की ज़िंदगी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा था फॉरेस्ट लॉज की वजह से। तो ये ना यहाँ से ये वाला जो था कि रिवोल्ट ऑफ बस्तर क्या था, ये और ये ना ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर्स है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला देखा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पर डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया? भाई उनको ना लकड़ी चाहिए थी, उनको ना रेलवे लाइन बिछानी थी, उनको अपने देश में जो इतने सारा खनिज होता था, कोयला वगैरह, वो दूसरी जगह अपने देश में एक्सपोर्ट करना था, इसलिए अंग्रेज़ों ने खूब जंगल काटे। तो राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, नीड ऑफ टिम्बर, टिम्बर होती है लकड़ी। व्हाट द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कमर्शियल फार्मिंग करनी थी, मतलब जंगल काट के वहाँ पर चाय के बागान लगाने थे, है ना, ताकि उनको फ़ायदा हो। नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। भाई फॉरेस्ट तो ह्यूमन बींग के लिए पता नहीं 56,000 तरीके से हेल्पफुल है। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स बैलेंस बट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। दीज प्रोवाइड वुड, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड एक्सेट्रा। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर। इट हेल्प इन प्रमोटिंग रेनफॉल। तो भाई कितना कुछ हमें मिलता है, मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, हनी मिलता है, और बहुत सारे हमें फ्रूट्स और हवा मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मैनेज करते हैं। तो कितना कुछ लिखा जा सकता है। और अब बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, ये सारे के सारे मैप में लोकेट करने हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। होपफुली आपको मैप में पता हो कि जो है वो काजीरंगा असम कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ असम हमें मिलता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान है वहाँ पर हमें मिलती है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर है। और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।